मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी यादव समाज से आते हैं और यादव समाज अपनी गो भक्ति के लिए, गो सेवा के लिए जाना जाता है। इसलिए उनके हृदय में गो सेवा का संस्कार है, गो भक्ति का संस्कार है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में गोवंश का समग्र विकास हो। और गोवर्धन पूजा जो है वो भारतवर्ष की पारंपरिक पूजा है और पारंपरिक पूजा के प्रति भारत का प्रत्येक नागरिक खास तौर से आधुनिक काल का सजग रहे। इस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया तो पूरे वर्ष को चैत्र प्रतिपदा से लेकर फाल्गुन मास तक गोरक्षा गो संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसलिए गायों से संबंधित, गोवंश से संबंधित जितने भी तिथि त्यौहार तीज हैं उनमें भी वो आह्वान करते हैं और गौशालाओं में अधिक से अधिक लोग पहुँचें, गौशालाओं को देखें, गोवंश को देखें और गोवंश का पूजन करें। इस दृष्टि से गोवर्धन पूजा के लिए उन्होंने आह्वान किया है। भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस है, कोई न्यायाधीश है अथवा राजनीति के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, उन सबका दायित्व तो बनता है कि अपनी पारंपरिक विधा का विस्मरण न करें। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को अपनी उंगली पर उठाया और गायों को भी वहाँ पर आश्रय दिया। तो ये हमारे देश का एक पारंपरिक पर्व है जो गो भक्ति प्रदर्शित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वर्ष को गो संरक्षण वर्ष घोषित किया है तो इस प्रकार के त्योहारों की रूपरेखा बनाने के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है और उसी के संदर्भ में उन्होंने आह्वान किया है। जबकि गोवर्धन पूजा घर घर होती है, गोबर को प्रतीक बना करके पूजन किया जाता है, लेकिन अब चूंकि गौशालाएं बन गई हैं, गौशाला में हज़ारों की संख्या में गोवंश है तो उनका गोबर होगा और फिर अपने अपने ढंग से लोग पर्वत बनाएंगे, उसको आकार देंगे और पूजन करेंगे। तो एक बहुत बड़ा ये साइंटिफिक कार्यक्रम है हमारा, भावनात्मक तो है ही, लेकिन गोबर का महत्व और गोधन का महत्व इस पर्व पर रेखांकित हो, इस बात के लिए जन जागरण हो, जागरूकता हो। इस दृष्टि से मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है हमें बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मनरेगा के वित्तीय सहायता से मुख्यमंत्री गो सेवा योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अनेक ग्राम पंचायतों में गौशालाएं बनाई गई हैं और इनकी संख्या बिल्कुल ठीक कहा आपने, 4000 की संख्या है जो एक्टिव हो गई हैं, बन करके तैयार हैं। उनका संचालन भी प्रारंभ हो गया है। किंतु ये जो मनरेगा के फंड से बिल्डिंग्स बनी थी गौशाला की, ये ग्राम पंचायतों को हैंड ओवर कर दी गई थी और कहा गया था कि इसका दायित्व, इनके संचालन का दायित्व, इसमें गोवंश के संरक्षण का दायित्व ग्राम पंचायत का है। चूँकि ग्राम पंचायतों को इसके पहले कांजी हाउस का तो अनुभव था कि कोई गाय पकड़ी गई और किसी के खेत में घुस गई तो कांजी हाउस में उसको बंद कर दिया। लेकिन जब मध्य प्रदेश की सड़कों पर चारों तरफ गोवंश ही गोवंश दिखाई पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको रखना पड़ेगा। इसलिए कांजी हाउस का जो परिसर था उसी को गौशाला के रूप में विकसित कर दिया गया और 100 की कैपेसिटी की गौशाला मनरेगा के फंड से बन गई। तो इनके संचालन का प्रथम दायित्व, जो प्रथम एजेंसी है, वो ग्राम पंचायत हैं। और जैसा कि आपने कहा, सूचनाएं हमको भी मिल रही हैं कि गौशालाएं प्रारंभ तो हो गई उत्साहपूर्वक, लेकिन इन गौशालाओं का संचालन बंद भी हो गया। कई गौशालाओं में ताले लग गए, गोवंश वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसके पीछे मैं 2 कारण मानता हूँ। अर्थ कोई कारण नहीं है। पहले 20 रुपया अनुदान मिला करता था तो ये था कि ये अनुदान बढ़े, तो हमने भी अपने कार्यकाल में इसकी सिफारिश की थी और 40 रुपये अनुदान की घोषणा वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। उसमें उन्होंने बजट में भी प्रावधान किया और बजट में स्वीकृत भी हो गई है। लेकिन वो राशि अभी चूंकि गौ संवर्धन बोर्ड के पास नहीं पहुंची है, इसलिए अभी पुराने हिसाब से 20-20 रुपये पहुंच रहे हैं। एक तो ये कारण हो सकता है और दूसरा कारण कि गौशालाओं का संचालन करने का अनुभव सरपंचों को नहीं है। और हम बार बार ये कहते थे कि ग्राम पंचायतों में सरपंचों की अपेक्षा यदि हम समाज सेवी संस्थाओं को, महिला स्व सहायता समूह को गौशालाएं देंगी तो ये गौशाला चलाएंगे, क्योंकि समाज सेवी संस्थाओं की भी 528 गौशालाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, उनसे कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही है। जेलों में जो जिला कारागार में, सेंट्रल कारागार में गौशालाएं चल रही हैं, चूँकि गाय को धन का संसाधन भी चाहिए और गाय को मनी पावर और मैन पावर दोनों चाहिए। तो मनी पावर जो है वो धार्मिक संस्थाओं में दान पुण्य आ जाता है, इसलिए वो चलती हैं। लेकिन सरपंचों को कहीं से कोई पैसा तो मिलता नहीं सिवाय शासकीय अनुदान के, तो इसलिए वो प्रबंधन लड़खड़ा जाता है और ये गौशालाएं जो बंद हो गई हैं
उन गौशालाओं को जल्दी से जल्दी एनजीओ को सौंप दिया जाना चाहिए, समाज सेवी संस्थाओं को, तो ये गौशालाएं संचालित होंगी। तो अर्थाभाव और अनुभव का अभाव, क्योंकि हमने इतनी बड़ी गौशाला कभी संचालन नहीं की है, 100-100 गायों की, 4 गाय रखना तो लोगों को मुश्किल हो रहा है, और अपनी गाय को दूध के अभाव में सड़कों पर छोड़ रहे हैं। बैल अप्रासंगिक हो गया यांत्रिक खेती होने के कारण। तो ये गोवंश जो सड़कों पर भटक रहा है, उसको व्यवस्थित करने की दृष्टि से पंचायतों में मनरेगा की सहायता से गौशालाएं खोली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मुख्यमंत्री जी से जब उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलवाई थी और उसमें 4-5 बिंदुओं के आधार पर हम सब लोगों का अभिमत मांगा था, उस समय हमने कहा था कि हमारे मूक प्राणियों के लिए, जिसमें गोवंश भी शामिल है, अन्य प्राणी भी शामिल है, जिनका आश्रय जो है वो जंगलों में है, वो जो खाली भूमि पड़ी रहती है उसमें जो चारा उगता है उस पर उनका जीवन चलता है, इसी को हम लोग चरनोई भूमि कहते हैं। ये चरनोई भूमि धीरे धीरे जब लोगों के द्वारा अतिक्रमण की जाने लगी, तब सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन आई थी कि किसी भी ग्राम पंचायत में, किसी भी परिक्षेत्र में जो कुल रकबा है, कुल रकबे में 2% भूमि तो आपको चरनोई के नाम पर, निस्तार के नाम पर छोड़नी ही होगी। और इस दृष्टि से हर ग्राम पंचायत में उन मूक प्राणियों के लिए जो चरनोई भूमि छोड़ी गई है, वो चरनोई भूमि भी लोग कब्जा करने लगे हैं। और इनके पहले एक शरारती मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में हुए, जिन्होंने 10 गो सदनों को भंग करा करके और चरनोई भूमि का आवंटन मनुष्यों को करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद लोगों में हिम्मत आ गई और दबंगी के साथ वो चरनोई भूमि अपने कब्जे में लेने लगे। वर्तमान मुख्यमंत्री जी से हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में चरनोई भूमि को अविलंब मुक्त कराया जाना चाहिए। अब तो गौशालाएं भी जो बनी वो चरनोई भूमि के निकट बनी है, तो जब चरनोई भूमि ही दबंगों के कब्जे में है, तो गौशाला में अगर हम गोवंश पहुंचा भी देंगे, इसी जबलपुर का उदाहरण, एक चरनोई भूमि हमने खाली करवा दी अपने समय में, और जब चुनाव आया तो जो खड़ा हुआ व्यक्ति वो कहता है कि अगर आप हमें वोट दे देंगे तो ये कब्जा आपका जो था वो फिर से बरकरार कर देंगे, और वहाँ हो गया, गौशाला अपने आप बंद हो गई। तो चरनोई भूमि के अभाव में गौशालाओं का संचालन भी बाधित होता है। इसलिए चरनोई भूमि के लिए 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो राजनीतिक दृष्टि से हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, प्रशासन की, शासन की, और प्रशासनिक तंत्र सुदृढ़ होना चाहिए। सूचना मिलते के साथ जिला कलेक्टर को, यानी जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को हरकत में आना चाहिए। और जिन लोगों ने मूक प्राणियों की भूमि दबा ली है, जो उसमें मूक प्राणियों को ना आने देने के लिए रोक लगाते हैं, ऐसी भूमि को तत्काल मुक्त करा दिया जाए, तो आधी समस्या तो उस चरनोई भूमि के मुक्त होते ही मध्य प्रदेश में होगी। और मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार के कहीं कहीं आदेश जारी किए हैं, और जिलों के कलेक्टर्स ने भी आदेश जारी किए कि अगर आपने मुक्त नहीं किया तो हम फिर उसको बल के पूर्वक मुक्त कराएंगे, और कराना चाहिए, कठोरता पूर्वक कराना चाहिए। इसलिए प्रशासनिक दृढ़ता और राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे शासन तंत्र की ये अवश्य होना चाहिए। चरनोई भूमि मुक्त होनी चाहिए, उसके बिना गोवंश का कल्याण नहीं है। बिल्कुल ये आपका सही है अनुमान कि जहाँ गायों का चारा उपलब्ध होता है, यदि वो चारा उपलब्ध होने वाली भूमि लोगों के द्वारा अतिक्रमित कर ली गई है, तो गोवंश जाए कहाँ? वो अपनी उस भूमि को जब देखता है कि हमको यहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो वो अपने चारे के और अपने पोषण आहार की दृष्टि से जब इतस्ततः भगता है, तो वो नेशनल हाईवे में भी आ जाता है, 4 लेन चौराहे में भी आ जाता है, विश्राम के लिए उसको जगह मिल जाती है। तो नेशनल हाईवे में जो समस्या खड़ी हो रही है, या ग्रामीण सड़कों में जो समस्या खड़ी हो रही है, वो चरनोई भूमि के अभाव में ही खड़ी हो रही है। और इसलिए चरनोई भूमि को मुक्त करा दिया जाना चाहिए। और जहाँ तक जो नेशनल हाईवे में और दुर्घटना का शिकार भी होते हैं, तब उसके बाद सेंटिमेंटल लोगों का जागता है कि क्या कर रही है सरकार, क्या नहीं कर रही है सरकार, ये इस तरह के प्रश्न आते हैं मेरे सामने भी। अब मैं तो बोर्ड में हूँ नहीं, लेकिन अभी भी मेरे पास न जाने कैसे सैकड़ों लोगों के फ़ोन प्रदेश के इधर उधर से आते हैं कि महाराज ये गोवंश सड़कों पर ऐसा भटक रहा है। तो उसके लिए जो एक कार्य योजना बनाई थी हमने पिछले कार्यकाल में, कि हमें गोवंश वन विहार विकसित करने चाहिए। एक अभयारण्य बहुत बड़ा शिवराज जी के समय में सालरिया में बना, कल माननीय मुख्यमंत्री जी संयोग से वहीं जा रहे हैं, वहाँ गो पूजन करेंगे। तो ऐसे बड़े बड़े परिक्षेत्र चिन्हित करके, और अभी तो मैं कह रहा हूँ कि 7200 एकड़ की जो भूमि थी, जिसमें गाय का, गोवंश का स्वाभाविक अधिकार था,
दो हमारे गौसदन छत्तीसगढ़ में चले गए तो अभी भी 6700 एकड़ जमीन है जंगलों में चरनोई के नाम पर। वो भूमि यदि मुक्त करा दिया जाए और जंगल विभाग से बातचीत की जाए तो एक बहुत बड़ा आधार गोवंश के विचरण के लिए, उनके संरक्षण के लिए और उनके चारे भूसे के लिए मिल सकता है। लेकिन उसका विकल्प हमने ये दिया है कि अगर उसमें कोई कठिनाई आ रही है या 20 वर्ष से वो भूमि पर कोई उपयोग नहीं हो रहा तो जंगल ने अपना जंगल विकसित कर दिया, जंगल डिपार्टमेंट ने, तो हमें जंगल का आश्रय लेकर के राजस्व की भूमि को चिन्हित करना चाहिए और गोवंश वन विहार विकसित करने चाहिए ताकि गोवंश को वहाँ चारा भी मिले, गोवंश को वहाँ पानी भी मिले और जो गोवंश चरने जा रहा है वो चर करके अपने घर में वापस आ जाए, जो पालित गोवंश है। और जो गोवंश अनाथ जैसा हो गया है, निराश्रित हो गया है, तो हम वहाँ गोवंश वन विहार थोड़ा स्लाटर हाउसेस बना उनके शेल्टर हाउसेस बना करके और उनको वहाँ रखें और उसके प्रबंधन के लिए हम एनजीओ को दे दें तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ, मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के निर्णय के आलोक में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने परिक्षेत्र में संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम बनाया है जिसमें गो तस्करी करने वाला या गो हत्या करने वाला उसकी सजा का भी प्रावधान किया गया है। और हत्या वध के आशय से किसी परिवहन में कोई वाहन में परिवहन हो रहा है तो वो बिल्कुल प्रतिषेध कर दिया गया, वो नहीं निकल सकता। लेकिन मध्य प्रदेश में गोवंश नहीं कटता है। मध्य प्रदेश में लुके छिपे जो अपराधी हैं वो गोवंश का व्यापार करते हैं, उनके मांस का। लेकिन राजस्थान से और अपने उत्तर प्रदेश से अन्य प्रांतों से जो गोवंश तस्करी का निकलता है उसका मार्ग मध्य प्रदेश से ही प्रशस्त होता है और वो फिर महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र से फिर आंध्र की तरफ चला जाता है जहाँ कत्ल खाने हैं। तो इस दृष्टि से मुख्यमंत्री जी को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से और प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस, खासतौर से पुलिस के लोगों को, जिला प्रशासन को सख्त आदेश देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में यदि परिवहन करते हुए और वध के आशय से गोवंश जा रहा है तो प्रावधान है कानून में कि वह वाहन भी राजसात होगा और गोवंश को उतार करके किसी गौशाला में या गोवंश वन विहार में, जो बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर गायों का संरक्षण होता है, वहाँ रख लेना चाहिए और उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के जो गो तस्कर हैं या मध्य प्रदेश के जो गो हत्यारे हैं उनके घर चिन्हित करना चाहिए। बुलडोजर यदि चलाना है तो उनके घर ध्वस्त कर देने चाहिए, उनके वो स्थान, वो केंद्र ध्वस्त कर देने चाहिए ताकि उन तस्करों का, उन गो हत्यारों का मनोबल टूटना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में गोवंश की हत्या या हत्या के आशय से मध्य प्रदेश की सड़क का उपयोग हम नहीं करने देंगे। इस प्रकार का सख्त आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को आज और कल में ही, जब गोवर्धन पूजन कर रहे हैं, तो सख्त आदेश घोषित कर देना चाहिए ताकि प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक मशीनरी जो है वो चुस्त दुरुस्त हो जाए और आम नागरिकों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि शासन, प्रशासन और आम नागरिक यानी गोपालक और किसान, गोभक्त, ये सब मिल करके कानून का क्रियान्वयन करा सकते हैं। बस हमारा तो शुरू से कहना है, एक प्राकृतिक समीकरण मध्य प्रदेश में बनता है, यानी गाय भी प्रकृति का अंश है और जो वनस्पति और जो हमारा पर्यावरण है वो भी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण उपादान है जिसमें हमको पोषण मिलता है, आहार मिलता है। तो प्राकृतिक समीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश में गायों को जंगल के साथ जोड़ना चाहिए। जंगल डिपार्टमेंट भी चूंकि गौ संवर्धन बोर्ड का हिस्सा है और इसलिए उनके अधिकारियों को भी आदेश देना चाहिए कि जो स्थान आपको सूखा दिखाई पड़ता है, जहां शेर आदि, बाघ आदि नहीं है, जहां गायों को खतरा हो, गोवंश को खतरा हो, उस स्थान को छोड़ करके जहां सुरक्षित हो वहां सहयोग करके और ऐसे केंद्र विकसित होने चाहिए जिसका मैंने नाम दिया है गोवंश वन विहार। वास्तव में अभयारण्य तो प्रकृति बनाती है लेकिन उसमें जो अभयत्व पैदा करने का काम है वो मनुष्य करता है। कुछ मनुष्यकृत व्यवस्थाएं और कुछ प्रकृतिकृत व्यवस्थाएं, इसका समावेश करके और मध्य प्रदेश में गोवंश की बेहतरी के लिए शासन और प्रशासन को और आम नागरिकों को मिल करके काम करना चाहिए। ये डिमांड हमारी पुरानी है और आज भी ये डिमांड हमारी निरंतर चल रही है और इसमें एक बार प्रशासनिक इच्छा शक्ति भी दृढ़ होनी चाहिए और साथ साथ शासन को भी इस प्रकार से और फिर संविधान के
अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्यों को जो अधिकार दिया गया है कि अपने संसाधनों की सुरक्षा वो स्वयं करें, उसके लिए कानून बनाएं और कानून का क्रियान्वयन, बार बार सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, बार बार हाई कोर्ट आदेश दे रहा है, देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के हाई कोर्ट आदेश दे रहे हैं, इसके बाद भी अगर हम क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम विडंबना ही कहेंगे और गौ माता का दुर्भाग्य कहेंगे और मनुष्यों का दुर्भाग्य कहेंगे। इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से ये मजबूती होनी चाहिए, ये अपेक्षा हमारी कल भी रहेगी और आगे भी रहेगी, क्योंकि ये बंद होना चाहिए। कम से कम मध्य प्रदेश के लिए तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ पर प्राकृतिक समीकरण यानी इतना बड़ा जंगल अन्य राज्यों में नहीं है। हमारे पास 95,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल होता था जब मध्य प्रदेश अविभाजित था, लेकिन मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ बना तो कुछ जंगल वहाँ चला गया, कुछ यहाँ, फिर भी 45,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल तो आज भी मध्य प्रदेश में है। इसलिए गाय अगर दर दर भटक रही है तो फिर इसमें कहीं ना कहीं शासन भी दोषी है और प्रशासनिक अधिकारी भी दोषी हैं। एक महत्वपूर्ण बात, अगर गाय दर दर भटक रही है तो क्या गोवर्धन पूजा का महत्व बनता है? बिल्कुल बनता है भाई, गौशालाएं बन गई, गौशालाओं में भाई गोवर्धन पूजा तो घर घर में क्या औचित्य रह जाता है अगर गाय भटक रही हो और हम पूजन नहीं, पूजन का अपना महत्व है, वो परंपरा का पालन है। और हम जब गोवर्धन का पहाड़ बनाते हैं तो केवल हम गाय की पूजा की बात नहीं करते हैं, हम गोबर के अंदर रहने वाली जो प्रॉपर्टी है, यानी 16 प्रकार के खनिज तत्व गोबर में पाए जाते हैं, ये आम नागरिकों को मालूम होना चाहिए। पृथ्वी का पोषण आहार, पृथ्वी का संरक्षण करने वाला जो तत्व है और पर्यावरण के संरक्षक के रूप में गाय है, वो पर्यावरण की संरक्षिका है। इस दृष्टि से पर्यावरण, प्रकृति, गाय, गोबर, इसके महत्व को ये कल जो गोवर्धन पूजा है उसको रेखांकित करने वाला पर्व है कि भगवान कृष्ण ने पहाड़ को हाथ में उठा करके पहाड़ के संरक्षण की बात कही थी। उससे अपनी वनस्पति का संरक्षण होता है, खनिज पदार्थों का संरक्षण होता है, गाय के गोबर से जो प्रकृति को पोषण मिलता है उसके बारे में जानकारी हो। साइंटिफिक ढंग से भी हमको बोलना चाहिए, भावनात्मक ढंग से तो हम गोवर्धन पूजा कर लेंगे, गाय की पूजा भी कर लेंगे, लेकिन गाय का महत्व भारतवर्ष में, गाय ऐसे आसानी से वेदों में नहीं कहा गया, गावो विश्वस्य मातरा, दुनिया के किसी भी कोने में गाय अगर है तो वो विश्व के प्राणी मात्र की माता है। इसलिए उस दृष्टि से हमको काम करना चाहिए, उसकी बेहतरी के लिए जो उपाय हम शासन की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से कर सकते हैं, और हमारे कोर्ट और भारत के संविधान की मंशा है, इसलिए ये काम करके इतना बड़ा बलिदान 1967 में हुआ, वो गोवंश के संरक्षण के लिए हुआ। इसलिए स्वतंत्र भारत में अपनी सरकारों से ये हमारी अपेक्षा बनती है।